ग्रीन। नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि हम लोग एलटी, जीआईसी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और इन तमाम परीक्षाओं हेतु जो जीएस का सेक्शन होता है, सामान्य अध्ययन का सेक्शन होता है, उसके लिए अपना एक क्लास चलाया जा रहा है। और इसमें जो मुख्य उद्देश्य है वह यह देखना है कि कैसे जीएस को ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में जो है कवर कराया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके सिलेक्शन में जीएस का भी एक जो योगदान है उसको बढ़ाया जा सके। तो उसी कड़ी में हम लोग राज्य व्यवस्था की क्लास शुरू किए थे। तो पिछले लेक्चर में आपने देखा कि हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1909 की बात कर रहे थे। तो वहाँ से भारतीय राजनीति में एक सांप्रदायिक निर्वाचन की जो व्यवस्था थी उसकी शुरुआत होती है। तो धर्म के नाम पर एक तरीके से आरक्षण की बात वहाँ पर की गई और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया गया था। इसी कड़ी में आज हम लोग बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपकी परीक्षाओं के लिए, वह है इस प्रकार है। जैसे इसमें पहला जो मामला था वह था कि भारत में एक उत्तरदायी प्रशासन की स्थापना की जाए। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला, क्योंकि इससे कहीं कहीं भारतीयों का जो प्रतिनिधित्व है शासन प्रणाली में उसको बढ़ाने की कवायद शुरू होती है, एक प्रयास यहाँ पे शुरू किया जाता है। तो इसको याद रखना है कि उत्तरदायी प्रशासन के लिए जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है इसका शुभारंभ होता है भारत में। और दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया। ठीक, और दो भाग जो यहाँ पर देख रहे हैं वह है पहला है कि हस्तांतरित विषय और दूसरा है आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय और दूसरा है इसमें आरक्षित, जो रिजर्व सब्जेक्ट थे। ठीक है ना, इनकी कवायद यहाँ पे शुरू होती है। और हस्तांतरित विषयों में क्या रहा है, हस्तांतरित विषयों में गवर्नर जनरल, मंत्रियों की सलाह से कार्य करते थे। मंत्रियों की सलाह से कार्य करते थे। ठीक, यह यहाँ पे लाइन हो जाती है। और जो दूसरा मैटर है वो यहाँ पे कह रहा है कि आरक्षित विषयों पर वे कार्यकारी परिषद की सलाह से कार्य करते थे। आरक्षित विषयों पर गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसे कहते हैं, कार्यकारी परिषद की सलाह से कार्य करते थे।
की सलाह से कार्य करते हैं। ठीक, यह कुछ डिटेल में बातें हैं जो आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्रांतीय विषयों को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो 2 भाग में। कौन कौन से स्थानांतरित हैं, आरक्षित हैं। तो स्थानांतरित को ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट कहा जाता है और आरक्षित को जो है इंग्लिश में रिजर्व सब्जेक्ट कहा जाता है। तो स्थानांतरित विषयों की बात करें, अगर हम ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट की बात करें तो गवर्नर मंत्रियों की सलाह से कार्य करते थे, तो वहाँ पर मंत्रियों की सलाहें बड़ी मायने रखते थे। ठीक, लेकिन वहीं आरक्षित विषयों की अगर हम बात करते हैं रिजर्व सब्जेक्ट पर, तो आप देख रहे हैं कि कह रहा है कि गवर्नर जनरल जो है कार्यकारी परिषद की सलाह से कार्य करता था। तो इस तरीके से जो है भारत सरकार ने 1919 आप देख सकते हैं कि बहुत जबरदस्त तरीके से लाया गया, और इसको यह माना गया कि जो इसका उद्देश्य है पहले पॉइंट में वह अन्य पॉइंट में दिखाई देगा, उत्तरदायी प्रशासन। तीसरा कह रहा है पॉइंट इसमें, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत होती है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत होती है। ठीक, प्रांतों में, कहां पर? प्रांतों में। तो पहले आपने देखा कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में भी यह मामला आया हुआ था कि जो द्वैध शासन प्रणाली है वो उसको शुरू किया गया था, फिर बाद में इसे समाप्त कर दिया गया, और पुनः आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत यहाँ पर होती है। और चौथा पॉइंट, पहली बार भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था का यह मामला यहाँ पर सेट किया जाता है। और इसके बाद है जो है कि प्रांतीय विषयों को केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में विभाजित किया गया। प्रांतीय विषयों को प्रमुख विषयों को ऐसे कह सकते हैं कि जो 5वां पॉइंट है, प्रमुख यहाँ देखते हैं, कह रहा है कि प्रमुख विषयों को केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों में विभाजित किया गया। ठीक, विभाजित किया गया, यह चीज यहाँ पर शुरू होती है। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है वो थोड़ा सा खतरनाक है। खतरनाक किस अर्थ में है कि उसमें आप देखेंगे कि फिर वही सांप्रदायिक शब्द आ जाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया है। छठे में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया गया। बढ़ावा दिया गया। ठीक, यह भी जो व्यवस्था यहाँ पे की गई। और 7वां भी काफी इंपॉर्टेंट है जो यहीं से जुड़ा हुआ है, जो कह रहा है कि केंद्रीय एवं प्रांतीय बजट को, केंद्रीय एवं प्रांतीय बजट को अलग किया गया, अलग किया गया। ठीक है ना। तो इन दोनों के बजट को, चाहे केंद्र का बजट था या प्रांत का बजट था, दोनों को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। 8वां है, यह काफी इंपॉर्टेंट है। एक लोक सेवा आयोग
आयोग के गठन का उपबंध किया गया। तो कहने का मतलब है कि आप इसमें से जितने भी पॉइंट देख रहे हैं, जो अभी हमने कहा ना कि आप यहाँ पे अगर देखें तो इसमें पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत में एक उत्तरदायी प्रशासन की स्थापना की गई, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, क्योंकि ऑलरेडी प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध, चाहे वह चंपारण विद्रोह था, खेड़ा था या अहमदाबाद मिल वर्कर्स आंदोलन था, ये सारी चीज़ें इतनी तेज़ी से जो है फैल चुकी थी। उधर तब तक जलियांवाला बाग हत्याकांड वाला मामला आ जाता है, रोलर एक्ट को वहाँ पे यूज किया गया पहली बार, जो है जो उसके शर्त थी। तो भारतीयों में कहीं कहीं गुस्सा व्याप्त और उस गुस्से के समाधान हेतु इसे जो है लाया गया। और इस अधिनियम को, भारत सरकार अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी यह भी नाम पूछा जाता है कि निम्नलिखित का संबंध है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट दे दिया तो भारत सरकार ने 1919, मार्लेमेंटो एक्ट दे दिया तो भारत सरकार ने 1909। इस तरीके से चीजें होती हैं जिन्हें मैच करना होता है, वो भी आपके लिए बड़ा मायने रखता है। ठीक है, इसके अलावा तो बहुत सारी चीजें हैं। और यह जो लोक सेवा आयोग अगले वाले लास्ट वाले पॉइंट में आप देख रहे हो कि उसका गठन वास्तव में 1926 में किया गया, भले वो भारत सरकार ने 1919 के तहत उसका प्रावधान किया गया था। तो सारी बातें वहां पर दी गई। अगला यहाँ पे हमने कहा कि क्रांति विषयों का पॉइंट जो है काफी महत्वपूर्ण है। इसमें ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट्स और नॉन ट्रांसफरेबल या एक है कि रिजर्व सब्जेक्ट की बात हो रही है। स्थानांतरित विषयों में जो है जिसे ट्रांसफरेबल कहा जा रहा है, वहाँ पर गवर्नर जनरल मंत्रियों की सलाह से कार्य करते थे। आरक्षित विषय जो होते तो वहाँ पर गवर्नर जनरल के अपने कार्यकारी परिषद होते थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, जिसके सलाह से वह कार्य करता था। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है आपसे कि प्रांतों में जो है शासनकाल की शुरुआत का संबंध है। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो तीसरा पॉइंट यहाँ पर आप देख रहे हैं। और चौथा, पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत 1892 का चार्टर में, प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत 1919 के अधिनियम के तहत इसकी शुरुआत होती है। ठीक, तो यह काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं कि प्रांतीय जो प्रमुख विषय थे उसको केंद्र और प्रांतों के मध्य विभाजित किया गया। फिर उसके बजट को भी दो भागों में कर दिया गया, एक तरफ केंद्रीय बजट, दूसरी तरफ प्रांतीय बजट। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो 1909 में दिया गया था उसको बढ़ाया भी जाने लगा, और साथ साथ एक लोक सेवा आयोग के गठन का उपबंध किया गया, जो कि 1926 में इसका गठन हुआ, लोक सेवा आयोग। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भारत सरकार ने 1919 जो है इसके जो उपबंध हैं यह इस रूप में काफी महत्वपूर्ण है कि परीक्षाओं में कई बार रिपीटेडली, जिससे हम कहते हैं कि पूछे जाते रहे हैं। और अगर इसको आप ध्यान से पढ़ते हैं तो मान के चलिए कि हर 2-3 एग्जाम में के बाद इससे पूछा जाता रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि लगातार हर एग्जाम में ही पूछा जाए, लेकिन हर दूसरे तीसरे एग्जाम में यह दिखाई दे जाता है क्वेश्चन के रूप में। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं उस एक्ट के तरफ जिसे कहते हैं कि भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है, कि आधार कहा जाता है। यहीं से भारत के संविधान का वास्तव में क्या हुआ, एक नींव पड़ा। ठीक, तो उसी की एक कहते हैं ना कि जो भारत सरकार ने 1935 है, उसी की परिणति कहाँ पे दिखाई देती है, भारत के वर्तमान संविधान पर उसकी एक छाप दिखाई देती है। और कहते हैं कि करीब 200 से ज्यादा अनुच्छेद जो है वर्तमान भारतीय संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए। लेकिन अब यहीं पर कहानी को थोड़ा सा हम लोग दूसरे डायरेक्शन में ले चलते हैं, थोड़ी सी इतिहास की बात कर लेते हैं। सरसरी तौर पर इतिहास की बातों में देखिए क्या इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, परिचय। कि अगर हम 1919 के बाद देखते हैं तो 1923 में भारत में स्वराज पार्टी का जन्म होता है, स्वराज पार्टी का गठन किया गया।
ठीक। और स्वराज पार्टी के गठन में किसकी भूमिका थी, यह भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। C.R. दास, C.R. दास, ठीक। C.R. दास का नाम है चित्तरंजन दास, हिंदी में क्या कहेंगे, या पूरा नाम इनका है चित्तरंजन दास, ठीक। यह इसके अध्यक्ष थे, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, यह भी इससे जुड़े हुए थे। तो दोनों लोगों की मुख्य भूमिका थी, C.R. दास की और मोतीलाल नेहरू की। इसके अलावा भी और बहुत सारे लोग थे। तो यह एक डेवलपमेंट हो रहा था। और जो स्वराज पार्टी थी यह भारत को डोमिनियन स्टेटस दिलाना चाहती है, डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, डोमिनियन स्टेटस होता है कि उस कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक प्रांत, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक प्रांत। तो यह जो डोमिनियन शब्द है सिक्किम के विषय में भी यूज किया गया था। आर्टिकल 2A में, आर्टिकल 2A 200 नहीं 2A में 2A वहां पर यह शब्द पहली बार यूज किया गया था, जिससे हम कहते हैं 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन वहां पर। तो यह स्वराज पार्टी यहाँ पर इसका गठन होता है, यह एक डेवलपमेंट था। और उसी दौरान भारतीय राजनीति में और भी डेवलपमेंट हो रहे थे। जैसे देखें कि 1927 में हमारे यहाँ क्या आता है, साइमन कमीशन, इसका गठन हुआ, साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन जब आता है तो भारत में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, ठीक, साइमन गो बैक के नारे लगाए। साइमन गो बैक का नारा क्यों लगाया गया, क्योंकि साइमन कमीशन में वो बंद किया गया था कि भारतीयों को प्रशासन में समुचित भागीदारी दी जाएगी और उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन जो भारतीय नेता थे जो आज़ादी की लड़ाई में इन्वॉल्व थे, उन लोगों ने सीधे सीधे कहा कि साइमन कमीशन में चूंकि कोई भी सदस्य भारत से जुड़ा हुआ नहीं है, तो भारतीय सदस्य अगर यहाँ से नहीं जुड़े हैं तो निश्चित रूप से भारतीयों का जो हित है उसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा। तो अंग्रेज या केवल हमें बरगला रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। भारतीयों के हितों को वास्तव में वहां पर दिखाने के लिए कोई है नहीं, इसलिए इसमें कोई दमखम नहीं है। तो इसलिए भारत में क्या लगाए जाते हैं, साइमन गो बैक तो किनारे लगाए गए। तो आप देखते हैं लाला लाजपत राय का नाम यहाँ पे काफी चर्चा में आता है। उन्होंने इस आंदोलन को लीड किया था साइमन गो बैक के नारे के साथ, और इसको भारत में खूब समर्थन मिलता है। तो यह तो 1927 में होता है। अब अगली घटना क्या होती है, अगली घटना यह होती है कि 1929 में INC जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, ठीक। कांग्रेस कहाँ का, लाहौर अधिवेशन। तो जब लाहौर अधिवेशन होता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। इस सेशन की अध्यक्षता कौन किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जवाहरलाल नेहरू। और इस जो बैठक में क्या निर्णय लिया गया, तो एक प्रस्ताव पास किया जाता है जिसे कहा जाता है पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ, पास यहां पर 1929 के लाहौर सेशन में। और 29 से जो देख रहे हैं ये वास्तव में दिसंबर का महीना है, कब का है, दिसंबर का। तो यहां पर लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई
और उस मामले को लीड कर रहे थे खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक है ना। इसके बाद यह भी कहा गया कि हम जो है 26 जनवरी को क्या मनाएंगे, भारत का स्वतंत्रता दिवस, ठीक, या पूर्ण स्वराज दिवस। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 26 जनवरी मतलब दिसंबर का महीना है ईयर, इसलिए यहाँ पर अगला जब जनवरी आता है तो ईयर बदल जाता है। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया, पूर्ण स्वराज दिवस। और यह वादा किया गया कि भारत जब भी आजाद होगा, भारत जब भी आजाद होगा तो भारत का जो स्वतंत्रता दिवस है वह 26 जनवरी को मनाया जाएगा। ठीक, यह वादा किया गया रावी नदी के किनारे। और इसी वादे के साथ जो अगला डेवलपमेंट होता है, कहीं कहीं भारतीयों में एक पूर्ण स्वराज का जो मामला था यह बड़ी तेजी से फैलने लगा। ठीक, और यहीं आते आते तब तक आप देखते हैं कुछ और डेवलपमेंट हो रहे थे। जैसे कि आप देखें कि 1930 में शुरू हो जाता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन जिसे हिंदी में कहते हैं, गोलमेज सम्मेलन। ठीक, और पहला गोलमेज सम्मेलन कब शुरू होता है, तो कहता है 1930 में। ठीक, भारत की तरफ से कौन भागीदारी किए थे, तो यहाँ पे एक प्रमुख नाम आता है डॉक्टर अंबेडकर का। चलो भैया आगे देखा जाए। ठीक, और बातें उधर से इरविन थे ही, लंदन में हो रहा था। दूसरा, अगर हम गोलमेज सम्मेलन देखते हैं तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन को हम देख सकते हैं कि यह 1931 में हुआ, और जिसमें डॉक्टर अंबेडकर और गांधी, अंबेडकर और गांधी यह है। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी, ठीक, यह दोनों लोग भागीदारी करते हैं। तो इस रूप में यह काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन है जिसमें गांधी और अंबेडकर दोनों ने भागीदारी की थी। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है इसमें गांधी और अंबेडकर दोनों ने भागीदारी की थी। और फिर तीसरा अगर हम देखते हैं, यहीं पर गांधी इरविन पैक्ट भी होता है, गांधी इरविन पैक्ट यहाँ पर दूसरे वाले में। तीसरा अगर हम देखते हैं तो तीसरा 1932 में होता है, और यह काफी विवादास्पद रहा क्योंकि यहाँ पर जो है डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में कुछ समझौते होते हैं, लेकिन वह समझौते वास्तव में बहुत सफल नहीं माने जाते। और यह मामला दलितों के आरक्षण को लेकर के था कि दलित आरक्षण दिया जाए भारत में। गांधी जी किसी भी प्रकार के सामाजिक और शैक्षणिक आरक्षण के विरुद्ध थे। वह आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत तो करते थे या उसका समर्थन करते थे, वकालत अगर न कहूँ तो, लेकिन सामाजिक आधार पर किसी भी प्रकार के आरक्षण के महात्मा गांधी खिलाफ थे। ठीक, तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में से पहले आप देखते हैं कि वहाँ पे मैकडोनाल्ड अवार्ड वाला मैटर आता है, पूना पैक्ट होता है जो गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ, आरक्षण को लेकर के डिस्प्यूट था। बाद में महात्मा गांधी अंबेडकर की जिद के आगे थोड़े से झुके हुए दिखाई देते हैं, और वहीं से इस आरक्षण को जो है स्वीकार किया गया। तो यह सारी चीजें यहाँ पे डेवलप हो रही थी। तो छोटी छोटी बातें जिन्हें इतिहास में फिर से पढ़ाया जाएगा आपको, लेकिन हमने कहा कि चूंकि एक क्रम है, कहीं न कहीं कोई न कोई घटना अगले किसी घटना से जुड़ी हुई होती है, तो उसका एक क्रम समझने के लिए आप देखते रहे कि क्या क्या चीजें हो रही थी। अब यह तीसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा है, लेकिन उससे पहले अब हम देखते हैं 1930 में ही दांडी मार्च की घटना होती है, दांडी मार्च यहाँ पर, ठीक है ना। तो वह भी एक घटना होती है जिसे
नमक आंदोलन के नाम से जाना जाता है, दांडी मार्च। किस नाम से? नमक आंदोलन के नाम से। और इसकी शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 को और 6 अप्रैल 1930 तक यह चलता है। महात्मा गांधी दांडी पहुंच करके और वहाँ पर जब खुद नमक का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है समुद्र वहाँ के खारे पानी को उबाल करके, तो उसके बाद वहीं से कहानी बदल जाती है। और भारत ने इस बात को बाकायदे स्थापित किया कि देखिए हम जो आंदोलन कर रहे हैं यह सिविल डिसओबीडियंस, विनय पूर्वक आज्ञा का उल्लंघन, ठीक है ना? क्या कहते हैं? विनय पूर्वक आज्ञा का उल्लंघन, सिविल डिसओबीडियंस। आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं भैया? तो कह रहा है कि विनय पूर्वक कर रहे हैं, तो विद ग्रेस कर रहे हैं, विद लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट हम आपके आदेश का उल्लंघन करें, क्योंकि आपके आदेश को हम इसलिए नहीं मान सकते कि आप हमारे यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताओं की चीजें हैं आपने उन पर रेट बहुत बढ़ा दिया है। तो एक प्रकार का विरोध था, ठीक। तो यह कहानी यहाँ से जो है आगे दांडी मार्च और ये तमाम चीजें चलती रहती हैं। और इन्हीं सब कड़ी में फिर आगे हम देखते हैं कि तमाम विवादों के बीच तो जो अगला अधिनियम आता है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है। भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को अगर हम कहें तो अभी हम बता रहे थे कि यह वास्तव में जो उस समय की एक व्यवस्था थी कि भारतीयों को कैसे प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित किया जाए, चाहे वह ड्रामा ही क्यों न रहा हो। लेकिन अंग्रेजों ने भारत सरकार ने 1935 में कहीं न कहीं यह जरूर स्वीकार कर लिया कि अब भारतीयों की भागीदारी, उनका सत्ता में जो हस्तक्षेप है वह बढ़ रहा है और उनके इस जो कार्य को जो है हमें हर हालत में जो डिमांड है उनकी उसे स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के बहुत सारी बातें हुई। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है, उसमें आप देखेंगे कि कहीं न कहीं जो एक मूल उद्देश्य था भारत के संविधान का, जो आज के भारत के संविधान में दिखाई देता है, उसकी एक झलक वहीं भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिखाई देती है। और अभी मैंने कहा भी था थोड़ी देर पहले कि करीब वर्तमान भारतीय संविधान के करीब 200 से ज़्यादा अनुच्छेद जो है उसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए थे, ठीक। तो यह सारी बातें हमने कहा कि यहाँ पर आपको ध्यान देनी है। बहुत सारे फैक्ट हैं और क्या इंपॉर्टेंस है उन तथ्यों का, उस बात को भी आपको देखना है। क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 काफ़ी लंबा है और बहुत सारी चीज़ें उसमें पढ़ाएं तो एक क्लास तो उसमें अकेले लग जाएगा। तो आज यहीं पर रुक दे रहे हैं, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। भारत सरकार अधिनियम 1935 पर कायदे से आपको समझा जाएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन भी आपकी परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।